हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब? राम जी पाठशाला में आपका बहुत-बहुत स्वागत है। उम्मीद करता हूँ आप सब अच्छे होंगे और आपकी तैयारी बहुत ही बढ़िया ढंग से चल रही होगी। दोस्तों करंट अफ़ेयर हैं आज 4 तारीख है आपके 1 मिनट आज हमारी 4 तारीख है। मैं एक बार इसमें कलर सेलेक्ट कर लेता हूँ। आज हमारा 4 सितंबर है और 4 सितंबर के करंट अफ़ेयर्स को हम यहाँ पे डिस्कस करने जा रहे हैं। ठीक है? आपके एक्सपीरियंस को बेहतर से बेहतर बनाने के लिए मैं प्रयासरत हूँ और उसी के हिसाब से हम सब चीज़ें यहाँ पर करने का प्रयास कर रहे हैं। ठीक है? देख रहे हैं कि अच्छे से अच्छा चीज़ें कैसे हो जाएँ क्योंकि कनेक्टिविटी बहुत अच्छी रहनी ज़रूरी है। तो यहाँ पर पहला क्वेश्चन जो है उसको हम देखते हैं यहाँ पर और गंभीरता से आप समझिएगा, बहुत इम्पोर्टेंट क्वेश्चन्स हैं आज। पहला क्वेश्चन है कि सरकारी एजेंसी द्वारा नागरिकों के लिए इंडियन हेरिटेज नामक एक उपयोगकर्ता अनुकूलन मोबाइल ऐप, मतलब कुल मिला के बात है कि किस गवर्नमेंट की एजेंसी के द्वारा एक मोबाइल ऐप लॉन्च किया गया है जिसका नाम इंडियन हेरिटेज है। तो इसके बारे में हम जानते हैं यहाँ पर कि भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण है ना, एएसआई है ना, बहुत इंपॉर्टेंट है। 4 सितंबर को एडॉप्ट अ हेरिटेज 2.0 कार्यक्रम लॉन्च करेगा, है ना, कि आज जो है ये एएसआई के द्वारा, भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण द्वारा एक कार्यक्रम लॉन्च होगा जिसका उद्देश्य स्मारकों में सुविधाएं बढ़ाने के लिए कॉरपोरेट हितधारकों को आमंत्रित करना है। यानी कि जो आप स्मारक देखने जाते हैं, ताजमहल और आपका लाल किला या कहीं भी अलग-अलग जगह जो भी हेरिटेज साइट्स हैं, स्मारक हैं, उन्हें देखने जाते हैं तो उनमें सुविधाएँ बढ़ सकें, है ना? उस सुविधाओं को बढ़ाने के लिए प्राइवेट सेक्टर को बुलाने के लिए ये कार्यक्रम लॉन्च होगा। साथ में भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण ने पूरे देश में 3696 स्मारकों की सुरक्षा करता है। ये मोस्ट इम्पोर्टेंट पॉइंट है, ये आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है कि जो एएसआई है वो पूरे देश में कितने जो स्मारक हैं उनकी सुरक्षा करता है, तो 3696 स्मारकों की सुरक्षा करता है। ठीक है? और नागरिकों के लिए इंडियन हेरिटेज नामक एक उपयोगकर्ता अनुकूलन, उपयोगकर्ता मतलब कि जो कस्टमर है, जो यूज़र है, उस यूज़र के लिए अनुकूलन, उसके लिए आसान हो ऐसा मोबाइल ऐप लॉन्च किया जाएगा जिसका नाम क्या है आपका? जिसका नाम है आपका इंडियन हेरिटेज। तो किसके द्वारा लॉन्च किया जा रहा है? भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण के द्वारा लॉन्च किया जा रहा है। अगला क्वेश्चन है हमारा, एशियाई डेवलपमेंट बैंक, है ना, ने भूटान की तकनीकी और व्यावसायिक शिक्षा और प्रशिक्षण प्रणाली में सुधार के लिए कितना ऋण स्वीकृत किया है? यानी कि जो एशियन डेवलपमेंट बैंक है, उसने भूटान की जो टेक्निकल और जो कमर्शियल एजुकेशन है, उसमें और साथ में ट्रेनिंग सिस्टम में सुधार करने के लिए कितना लोन स्वीकृत किया है? तो ये है आपका 30 मिलियन यूएस डॉलर। कितना? 30 मिलियन यूएस डॉलर। इसको इसकी जानकारी आप यहाँ पर देख सकते हैं। एशियाई विकास बैंक ने भूटान की तकनीकी और व्यावसायिक शिक्षा और प्रशिक्षण प्रणाली में सुधार के लिए 30 मिलियन यूएस डॉलर के ऋण को मंजूरी दी है। इस परियोजना का उद्देश्य नई इमारतों, कार्यशालाओं और छात्रावासों का निर्माण करके भूटान के युवाओं के कौशल और रोजगार क्षमता की को बढ़ाना है। एडीबी अनुदान टीवीईटी पाठ्यक्रम तक पहुंच में सुधार और कवरेज का विस्तार करने में मदद करेगा। ठीक है। अगला प्रश्न है हमारा, ये भारत की जीडीपी से संबंधित है। अ, भारत ने 2023 में अप्रैल-जून तिमाही में, अप्रैल-जून तिमाही मतलब कि साल की पहली तिमाही, अप्रैल से जून, अप्रैल, मई, जून, है ना, फाइनेंशियल ईयर की पहली तिमाही में कितने प्रतिशत सकल घरेलू उत्पाद की वृद्धि हासिल की है? तो ये वृद्धि है 7.8% की वृद्धि। कितनी? 7.8% की वृद्धि की है भारत ने अपने जीडीपी में। तो जीडीपी में 2023-24 की पहली तिमाही में 7.8% बढ़कर 7.8% बढ़ गई है और टोटल कितना पहुंच गया है? 40.37 लाख करोड़ रुपए तक पहुंच गया है। यह 2022-23 की पहली तिमाही में 13.1% की वृद्धि दर से कम है, परंतु फिर भी भारत पूरे विश्व की सबसे तेजी से बढ़ती हुई अर्थव्यवस्था बना हुआ है। अगर चीन के बारे में देखें तो 2023 की दूसरी तिमाही में 6.3% सालाना दर है और बाकी आप डिटेल्स यहाँ पर देख सकते हैं। इसका जो पीडीएफ है वो आपको टेलीग्राम में मिल जाएगा, आप वहाँ पे जाके ज्वाइन कर सकते हैं। वैकल्पिक निवेश नीति पर सेबी के पुनर्गठित पैनल की अध्यक्षता कौन करेगा? है ना, सेबी जो है, सेबी का आपको पता होगा, सेबी, इसके बारे में जानकारी देखते हैं यहाँ पर हम। भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड, है ना, सेबी, ने वैकल्पिक निवेश कोष के क्षेत्र को विकास को प्रभावित करने वाले मुद्दों पर सलाह देने के लिए 25 सदस्य वाली अपनी वैकल्पिक
वैकल्पिक निवेश नीति सलाहकार समिति का पुनर्गठन किया, है ना? समिति की अध्यक्षता इन्फोसिस के सह संस्थापक, है ना? इन्फोसिस के जो सह संस्थापक हैं एन.आर. नारायण मूर्ति, है ना? नारायण मूर्ति आपने नाम सुना होगा, इनकी पत्नी भी हैं, उनके इंटरव्यू बहुत मतलब है आ रहे हैं, आते हैं, है ना? तो उनके द्वारा की जाती है। इसमें सेबी, वित्त मंत्रालय और उद्योग संघ के सदस्य शामिल हैं। तो कौन करेगा? आपके एन.आर. नारायण मूर्ति वैकल्पिक निवेश नीति पर सेबी के पुनर्गठित पैनल की अध्यक्षता करेंगे। अगला प्रश्न है हमारा, हाल ही में रक्षा मंत्रालय ने पूर्व सैनिकों के लिए नौकरी के लिए किस कंपनी के साथ समझौता किया? यानी कि जो एक्स सर्विसमैन है उन्हें फिर भी आगे नौकरी मिल सके, इसके लिए रक्षा मंत्रालय ने किस कंपनी के साथ समझौता किया है? तो ये है आपका जेनपैक्ट इंडिया लिमिटेड। इसके बारे में और चीजें जानते हैं। रक्षा मंत्रालय के तहत पुनर्वास महानिदेशालय ने पूर्व सैनिकों के लिए रोजगार के अवसर पैदा करने के लिए जेनपैक्ट इंडिया प्राइवेट लिमिटेड के साथ एक समझौता हस्ताक्षर किया है। ये बात आपको ध्यान रखना है। अगला प्रश्न है हमारा, अंतर्राष्ट्रीय कपास सलाहकार समिति की 81वीं बैठक की पूर्णता 81वीं पूर्ण बैठक की मेजबानी किस देश द्वारा की जाएगी? तो इसके बारे में देखते हैं। पीयूष गोयल ने 31 अगस्त 2023 को कॉटन पर कपड़ा सलाहकार समूह, है ना, वही कपास सलाहकार समिति के साथ 7वीं इंटरेक्टिव बैठक की अध्यक्षता की, है ना? अंतर्राष्ट्रीय कपास सलाहकार समिति की 81वीं पूर्ण बैठक 2 से 5 दिसंबर 2023 तक मुंबई में आयोजित की जाएगी और इस कार्यक्रम का विषय मोस्ट इंपोर्टेंट कपास मूल्य श्रृंखला, कपास मूल्य श्रृंखला वैश्विक समृद्धि के लिए स्थानीय नवाचार, ये इसका विषय होगा। ठीक है, तो कौन करेगा? भारत ये करेगा। 81वीं जो सलाहकार समिति है कपास की, उसकी बैठक की अध्यक्षता करेगा। अगला प्रश्न है हमारा, अमेरिकी राज्य जॉर्जिया ने किस महीने को हिंदू विरासत माह घोषित किया है? तो अमेरिका के राज्य जॉर्जिया ने अक्टूबर के महीने को हिंदू विरासत माह घोषित किया है। क्यों किया है? क्योंकि अमेरिका के राज्य जॉर्जिया का मानना है कि जो हिंदू अमेरिकी समुदाय है, इनका योगदान जॉर्जिया की प्रगति में बहुत ज्यादा है और उसी को सेलिब्रेट करने के लिए अक्टूबर को हिंदू विरासत माह के रूप में घोषित किया गया है। ठीक है, अगला प्रश्न है हमारा, नुमालीगढ़ रिफाइनरी, है ना, रिफाइनरी है लिमिटेड, इसने ने बांस की धूल से विपणन योग्य हरित कार्बन के उत्पादन के लिए प्रौद्योगिकी विकसित करने के लिए किस आईआईटी के साथ में समझौता पर साइन किया? ना, नुमालीगढ़ रिफाइनरी है जिसने ग्रीन कार्बन, है ना, ग्रीन कार्बन के उत्पादन के लिए टेक्नोलॉजी को बढ़ाने के लिए, डेवलप करने के लिए किस आईआईटी के साथ में समझौता किया है? तो आईआईटी गुवाहाटी के साथ इन लोगों ने समझौता किया है। आप इतना याद रख लीजिए कि नुमालीगढ़ रिफाइनरी ने ग्रीन कार्बन की टेक्नोलॉजी को विकसित करने के लिए आईआईटी गुवाहाटी के साथ में समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन है हमारा यहाँ पर, फलाबेला ने अपने भारत कार्यालय के लिए किसे प्रबंध निदेशक नियुक्त किया है? फलाबेला, इसके बारे में जानकारी रखते हैं। फलाबेला ने आशुतोष डबराल को फलाबेला भारत का प्रबंध निदेशक नियुक्त किया है। आशुतोष के पास उपभोक्ता, इंटरनेट, ई कॉमर्स और फिनटेक जैसे गतिशील क्षेत्रों में विशेषज्ञता का खजाना है। बेंगलोर में फलाबेला इंडिया का इनोवेशन हब मुख्य रूप से विशिष्ट प्रौद्योगिकी पर केंद्रित है, मतलब टेक्नोलॉजी से रिलेटेड फील्ड ही है आपका है। ठीक है, तो कौन किसको बनाया फलाबेला ने? अपना प्रबंध निदेशक, मैनेजिंग डायरेक्टर, वो बनाया आशुतोष डबराल को। ठीक है, अगला क्वेश्चन है हमारा, ग्रांट शॉप्स को किस देश का नया रक्षा सचिव नियुक्त किया गया है? ग्रांट शॉप्स को, तो इसके बारे में जानते हैं। वेन बालेस के इस्तीफे के बाद ग्रांट शॉप्स को ब्रिटेन में नया रक्षा सचिव नियुक्त किया गया है। विंस्टन चर्चिल के बाद वालेस सबसे लंबे समय तक सेवा देने वाले टोरी रक्षा सचिव थे। शॉप्स की नियुक्ति के बाद क्लेयर कांटिनो को ऊर्जा सचिव, है ना, ये तो इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, बस आप ये याद रख लो कि ग्रांट शॉप्स को आपका क्या किया गया है, कहाँ का, यूके का रक्षा सचिव नियुक्त किया गया है। तो उम्मीद करता हूँ आज की क्लास आपको अच्छी लगी होगी। कम से कम समय में ज़्यादा से ज़्यादा कंटेंट आप तक डिलीवर करना मेरी मंशा है। तो इसी अच्छी बात के साथ चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और अपने दोस्तों के साथ वीडियो शेयर कर दीजिए। पीडीएफ जो है टेलीग्राम में मिल जाएगी। आप देख रहे थे राम जी की पाठशाला में हूँ राम भारद्वाज। जय हिंद, जय भारत।